और उसी दिन से नाम 29 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी। 31 तारीख को नाम वापसी का अंतिम तिथि है। से आचार संहिता चरण में डोंगरगढ़ और डोंगरगांव ब्लॉक तीनों चरणों में हमारे यहाँ चुनाव होंगे। स्तरीय पंचायतों में जो जनवरी से ये प्रारंभ होंगे। नोमिनेशन पेपर लेने का डेली का जो टाइम रहेगा, वो 3 बजे तक रहेगा। नाम वापसी जो है वो 3 बजे तक। मतदान का जो समय है वो है 8 से शहरी के लिए है, नगरीय क्षेत्रों में 8 से 5 और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पदों के लिए वहीं पे ही काउंटिंग चालू होती है, इसलिए 3 बजे के बाद उसी जगह पे चालू होगी। खंड मुख्यालय में यदि मतगणना की जरूरत पड़ी तो जो भी जैसे 17, 20 और 23 को हमने काउंटिंग का बताया है, तो नेक्स्ट डे जो है वहां पे 18, 21 और 24 को 9 बजे प्रातः से अगर जरूरत हुई तो खंड मुख्यालय पे। कई जगह ऐसे होते हैं कि उस जगह पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि वहां पे हम लोग काउंटिंग कराएं, तो अगर ऐसी कोई सूचना आएगी तो उसको हम लोग खंड मुख्यालय पे ला करके उसकी काउंटिंग हम लोग करा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सार्वजनिकरण टेबुलेशन का एक काम होता है, क्योंकि एक जनपद का एरिया या जिला पंचायत का एरिया काफी बड़ा होता है, तो उनका एक टेबुलेशन वाला काम होता है। टेबुलेशन का पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खंड स्तर पे 19 प्रथम चरण में 19 फरवरी को, द्वितीय चरण में 22 फरवरी को, तृतीय चरण में 25 फरवरी को प्रातः 9 बजे से खंड मुख्यालय पे होगा। और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला पंचायत मुख्यालय पे 20 फरवरी को प्रथम चरण में, 23 फरवरी को द्वितीय चरण में और 25 फरवरी को तृतीय चरण में 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें जैसे त्रिस्तरीय पंचायत में प्रथम में जनपद पंचायत राजनांदगांव, द्वितीय में जनपद पंचायत छुरिया और तृतीय चरण में जनपद पंचायत डोंगरगढ़ एवं डोंगरगांव में निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हम लोगों ने 18 जनवरी को कर दिया है। अंतिम प्रकाशन में जो हमारे मतदाताओं की जो स्थिति है वो नगरीय निकायों में जैसा हम देखते हैं, राजनांदगांव में 1,35,151 है, 51 वार्ड है। डोंगरगढ़ के 24 वार्ड में 28,040 है। डोंगरगांव में 15 वार्ड में 11,942 है। छुरिया के 15 वार्ड में 3,072 है। लाल बहादुर में 1,81,795 है। इसमें आप देखेंगे कि ये सभी नगरीय निकाय में बहुत एक अच्छी चीज ये है कि सभी में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पांचों निकायों में अगर हम पुरुषों की बात करते हैं 87,562 है और महिलाओं की संख्या है 94,228। हर एक निकायों में भी ये संख्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और जनपदों में जो स्थिति रहेगी, चारों जनपदों को मिला करके 5,32,081 हमारे मतदाता हैं। राजनांदगांव जनपद में 1,58,042, डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में 1,31,971, डोंगरगांव जनपद पंचायत में 98,679 और छुरिया जनपद पंचायत में 1,83,389 है। ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पे पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हमारे यहाँ टोटल जो मतदान केंद्रों की संख्या है, राजनांदगांव में 148 बूथ है प्लस 7 सहायक मतदान केंद्र, मतलब 155 केंद्रों पे चुनाव होंगे। डोंगरगढ़ में 35, डोंगरगांव में 15, छुरिया में 15, लाल बहादुर नगर में 15, इस तरह से 235 बूथों पे नगरीय निकाय में चुनाव होंगे। अगर हम
ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों की बात करें तो 312 मतदान केंद्र हमारे राजनांदगांव ब्लॉक में, 263 मतदान केंद्र डोंगरगढ़ ब्लॉक में, 209 मतदान केंद्र डोंगरगांव में और 298 मतदान केंद्र छुरिया ब्लॉक में है। इस तरह से 1082 मतदान केंद्र 408 ग्राम पंचायतों में होंगे। वार्डों की संख्या हमारे यहाँ टोटल 120 है जहां चुनाव होंगे। उसमें 120 वार्ड में 120 पार्षदों का चुनाव होगा, प्लस इन सभी जगह पे सभी निकायों में राजनांदगांव में मेयर और बाकी जगह अध्यक्ष का। जनपद पंचायत में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या हमारी 13 है, जनपद सदस्यों की संख्या 95 है, सरपंच 404 है और पंचों की संख्या 5590 है। मतलब इतने पदों के लिए टोटल चुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त कहां पे क्या नाम निर्देशन पत्र जैसा नगरीय निकाय में अभी 22 से ही चालू होना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर बनाए हैं, कर दिया है। नगर निगम के लिए और सहायक रिटर्निंग अफसर श्री प्रकाश कुमार टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन, श्रीमती सरस्वती बंजारे, श्रीमती शीतल बंसल, ये वार्डों का वार्ड पार्षद के लिए लेंगे। नंबर 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक प्रकाश टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन वार्ड नंबर 14 से लेकर के वार्ड नंबर 26 तक, श्रीमती सरस्वती बंजारे वार्ड नंबर 27 से लेकर के वार्ड नंबर 39 तक, श्रीमती शीतल बंसल वार्ड नंबर 40 से लेकर के वार्ड नंबर 41 तक के वार्ड ये नॉमिनेशन लेंगे। ये अलग अलग जो नॉमिनेशन होगा न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 2, पार्षद वार्ड नंबर 1 से पार्षद क्रमांक 14 से लेकर के 26 तक वार्ड पार्षद न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 51, न्यायालय अपर कक्ष क्रमांक। श्रीमती सरस्वती बंजारे लेंगे वार्ड क्रमांक 27 से कक्ष क्रमांक 50 और श्रीमती शीतल बंसल वार्ड पार्षद नॉमिनेशन पेपर लेंगे। इसी तरह से अनुभागीय अधिकारी राजनांदगांव के वनिश चंद्र दुबे जो है सीएमओ है वहां पे, वनिश चंद्र दुबे जो है सीएमओ है वहां पे, वो सहायक रिटर्निंग। और ये सभा कक्ष जिला पंचायत, सभा कक्ष में लोग है ना, सभा कक्ष जिला पंचायत में ये नॉमिनेशन पेपर लेंगे। इसी तरह से जनपद राजनांदगांव, डोंगरगांव और छुरिया, इसमें जो कंसर्न तहसीलदार हैं वो जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों के लिए अपने अपने तहसील कोर्ट में जैसे जनपद राजनांदगांव सरपंच पंच के लिए ये नॉमिनेशन पेपर लेंगे। जनपद सदस्य के होते तहसील कार्यालय में, स्थानों पे। तो इसका हम लोग कहां लेंगे, ऑर्डर जारी किया है, दाखिल करने के पूर्व इनको खोलना होगा। विधानसभा में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी नगरीय निकायों में ये कमेटी रहेगी। ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे ईवीएम मशीन हमारे यहाँ पर्याप्त है, फर्स्ट लेवल चेकिंग भी उसकी की जा चुकी है। इन मशीनों को रेंडमली कौन सी मशीन कहां, जिसमें सारे मान्यता प्राप्त दल के लोग भी वहां पे आ सकते हैं। फिर जिस भी निकाय के लिए मशीन जाएंगी वहां पे इसकी कमीशनिंग का काम होगा। जैसे नाम वापसी होगा उसके बाद कितने कैंडिडेट कहाँ पे हैं उस हिसाब से तब फिर हमारा फाइनल कितने ईवीएम की हमें जरूरत है। हमारे जिले में अगर उतनी ईवीएम है तब तो फिर ओके है, अदरवाइज हमको तुरंत ही कहीं ना कहीं से ईवीएम स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में ईवीएम का जहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ ईवीएम को रखा जाएगा, ईवीएम कैसे स्ट्रांग रूम से डिस्पैच सेंटर पे जाएगा, वहां से कैसे बूथ पे जाएगा, बूथ से कैसे वापस
स्ट्रांग रूम पे आएगा। इन सारे प्रोसेस का राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो उनको इस कैंडिडेट को भी इसकी सूचना दी जाती है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी ये ईवीएम जो है, आप सब लोगों को पता है 2014 के चुनाव ईवीएम से हुए थे। उसके बाद में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ था। तो ये 2014 में जो ईवीएम मशीन है वो उन्हीं ईवीएम मशीन से हम लोग इस चुनाव को कराएंगे। इसमें एक चीज और मैं आप सब लोगों के सामने बताना चाहूंगा। इसमें ईवीएम में क्लॉक होता है। तो ये मशीन जो है पुरानी मशीन है, तो इसमें क्लॉक इरर जो होता है, जैसे अभी नई मशीन में हम सब लोगों ने अनुभव किया जिसमें क्लॉक इरर था, तो उसको हम लोगों ने यूज नहीं किया था। लेकिन इस मशीन में अगर क्लॉक इरर होगा तो ईसीआईएल जो है उसने माना है कि इसके क्लॉक इरर में किसी प्रकार का वोटिंग से रिलेटेड कोई अंतर नहीं आएगा, और उसके संबंध में जब ये ईवीएम मशीन का बूथ पे जाएंगे तो उसका पंचनामा होगा। जब मॉक पोल करेंगे उस समय इसका पंचनामा होगा। अभी भी हम लोगों ने जो एफएलसी किया उसमें भी इस चीज को देखा और पॉलिटिकल पार्टीज को इस ये नॉलेज में है। शिकायत सेल यहाँ पे गठन किया गया है जिसका फोन नंबर 07744220557 रहेगा। इसमें हम लोग अभी पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक लेंगे, उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से नहीं रहे, वो पब्लिक न्यूसेंस किसी भी तरह का नहीं हो, और इलेक्शन में सभी प्रकार के जो भी प्रतिबंधात्मक आदेश हैं वो आज जारी कर दिए गए हैं। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। इलेक्शन से संबंधित जानकारी के लिए cgsec.gov.in नाम से एक वेबसाइट भी है। मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए cgsec.erms.cgstate.gov.in epic.voter सर्च, इससे भी वो अपना वो सर्च कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश हैं वो मैं आप लोगों के नॉलेज में डाल देना चाह रहा हूँ। रैली जो भी होगा तो इसमें संबंधित जो भी अधिकृत अधिकारी हैं उन लोगों से सक्षम अधिकारी से आएंगे। दूसरा है संपर्क रेगुलर है, इसका अलग से वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको फिर से हम लोग निकाले हैं। अगर वो किसी भी प्रकार का संपत्ति का विरूपण करता है तो इस पे कार्रवाई हो सके। तीसरा है जो भी अस्त्र शस्त्र जो है उसको डिपॉजिट करने के इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं, तो उसी निर्देश के तहत ये भी आदेश हम लोगों ने जारी किया है। इसके अतिरिक्त जो है रेस्ट हाउस वगैरह का कैसे क्या उपयोग किया जाना है उसके बारे में आदेश है। और आदर्श आचरण संहिता न केवल पॉलिटिकल पार्टीज को बल्कि शासकीय सेवकों को भी किस तरह से आदर्श आचरण संहिता का पालन करना है उसके संबंध में भी जीएडी का जो सर्कुलर है वो हम सारे डिपार्टमेंट्स को हम भेज रहे हैं। आज की मीटिंग में हम पॉलिटिकल पार्टीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका सबका अध्ययन करके उसके अनुरूप काम करेंगे। विभिन्न प्रकार के परमिशंस वगैरह जो है उसके लिए एसडीएम और तहसीलदार संबंधित क्षेत्र के उनको हम लोगों ने अधिकृत किया है ताकि कैंडिडेट को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। इस बार जैसा लोकल इलेक्शन में नॉर्मली साल में एक बार मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने का प्रोविजन था, बट इस बार स्थानीय निर्वाचन में भी जैसा लोकसभा और विधानसभा में साल में 4 बार नाम जोड़ने का प्रावधान किया गया था, तो उसी को फॉलो करते हुए लोकल इलेक्शन में भी 4 बार नाम जोड़ने के लिए संशोधन किया गया। और मेयर और अध्यक्ष नगरीय निकाय में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, वो भी हमारे पास मतपेटियां भी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मतपेटियों से चुनाव होगा तो मतपेटियां भी हमारे पास पर्याप्त है। 93 है, हाँ 93 है, 93 मतदान केंद्रों को देख लिया है। उसमें जो भी आवश्यक अधिकांश आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ति कर ली गई है। कुछ चीजें उसी समय लाइट वाइट का तो वो हम पहले से प्लान कर चुके हैं।
सर उसी समय हम लोग सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। वोटर अवेयरनेस सर उसी समय हम लोग सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। वोटर अवेयरनेस का चूंकि से फिर से चालू है, ये इलेक्शन का पूरा काम संपन्न हो जाएगा। इसमें वैसे तो सारी चीजें एक दिन पहले, जैसा लो जो भी जिस दिन भी वोटिंग होगी उसका एक दिन पहले। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कोई पात्रता तय की गई है, और दूसरा सवाल ये था कि वह पार्षदों और सरपंचों की कोई वह सीमा नहीं दिखाई गई। नहीं, इसमें केवल और केवल अध्यक्ष और मेयर के लिए व्यय सीमा का प्रावधान किया गया अभी। सर 408 पंचायतों में चुनाव किया जा रहा है। 404 4 जनपद मिला के। हाँ जनता, हाँ इसमें जो है पिछले 5 वर्षों के भीतर में कुछ मामले चल रहे होंगे कई पंचायतों के। कितने ऐसे पंचायत है जिनके मामले हाई कोर्ट में चल रहे होंगे, और धारा 40 के तहत में कार्रवाई के लिए कितने पंचायत निर्देशित किए गए रहे, उसमें क्या रहा, क्या रिकवरी कुछ रहे। तो चारों जनपद पंचायतों के अगर कोई डेटा हो तो उपलब्ध है। इसमें क्या होता है, जैसे आवाज आ रही है मेरी तो, हाँ इसमें जो है जैसे अलग अलग जगह पे, जैसे मान लो किसी को, इसमें जो है जैसे अलग अलग जगह पे, जैसे मान लो किसी को भी निर्भर हो गया होगा वो, जैसे अगर धारा 40 में बर्खास्त होता है तो उसको 6 साल तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होती है। तो ऐसे कोई भी नॉमिनेशन पेपर अगर आते हैं तो ये संबंधित रिटर्निंग अफसर जो है वो उसको देख करके कि ये अगर पूर्व में कहीं पे इसको धारा 40 के तहत टर्मिनेट तो नहीं किया गया, वो देख करके अगर निर्भर की श्रेणी में आएंगे का समीक्षा के दौरान वो रिजेक्ट होगा। इसका एग्जैक्ट जानकारी इस तरह से हमारे पास इलेक्शन शाखा में नहीं होती है, लेकिन वो संबंधित जनपदों से वो कंपाइल करके संबंधित रिटर्निंग अफसर इसको रखेंगे अपने पास। तो पात्रता के बारे में पूछा था। पात्रता का जैसे मैंने बताया ना, जैसे अगर किसी को टर्मिनेट कर दिए हैं तो अपात्र होगा, और इसमें पंचायत राज अधिनियम में कैंडिडेट की पात्रता क्या क्या रहेगी वो निर्धारित है। इसी तरह से नगरीय निकाय के जो अधिनियम में है, नगरीय क्षेत्रों में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो निर्धारित है। तो उन पात्रता के आधार पे ही उनके नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी के समय वो जांच के दायरे में आएंगे और उसी के आधार पे निर्णय होंगे। तो वो एक्ट में है, वो सारी चीजें उसके आधार पर होगा। पंचायत चुनाव में 3 चरण में राजनांदगांव में पहला है, सूर्या, उसके बाद चंडीगढ़, डोंगरगांव। इसके पंचायत चुनाव में होता है कि मतदान होता है 3 बजे से मतगणना चालू होता है। इसमें जिला पंचायत के सदस्य जनपद के ये जैसे पहला उत्तर होगा 20 को, फिर 23 और 25। पहला दिन का जो परिणाम आएगा वो क्या 23 को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं, इसमें 17, 20 और 23 मतगणना 3 दिन, मतदान 3 दिन है, 17, 20 और 23। और वहीं पे ही वो चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं वहां पे, गिनती होती है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। ये व्यवस्था है ना, डिक्लेयर नहीं होता है, ये व्यवस्था है। है वो लड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके बारे में जो निर्देश उसमें जो लिखा हुआ है, महिला, ST, SC, OBC लिखा हुआ है, उसमें थर्ड जेंडर में ऐसा थर्ड जेंडर के नाम से नहीं आया है। तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रतिबंधित है। हाँ, तो बायोडिग्रेडेबल कोई अपने करना है। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना, वो मल्टी यूज हो जाता है, उसका कई बार कई यूज हो जाता है। हाँ सर, कितने ग्राम पंचायत के आम चुनाव होंगे और कितने ग्राम पंचायत के उप चुनाव होंगे, कोई आंकड़ा है? अभी ये आम चुनाव का है ना। इसमें चूंकि अब अगर कहीं पे उपचुनाव की भी स्थिति होगी तो आम चुनाव में कवर तो ही जाएंगे पूरे। अभी सारे ही अपने यहाँ आम चुनाव में आएंगे। अभी जैसे कुछ जगह जहां पे ऑलरेडी नगरीय निकाय जो अभी भंग नहीं हुई है, अगर वहां के कुछ पार्षद होंगे तो वहां पे उपचुनाव होंगे, तो अपने यहाँ वो स्थिति नहीं, पूरा नहीं हुआ होगा। जैसे भिलाई वगैरह का है, ये 1-2 साल के बाद वहां होते हैं।
तो अगर वहां किसी पार्षद का किसी भी कारण से पद रिक्त हुआ होगा तो वहां उपचुनाव, 4 जगह कहीं पे उपचुनाव का है। बताओ। 20 का परिणाम घोषित करेंगे, उसका दूर है 25 परिणाम 20 को घोषित होंगे या प्रमाण पत्र 20 को अलग अलग चरणों का रहेगा ना। 3 चरण का है। हाँ, पहले चरण में कब देंगे प्रमाण पत्र? फाइनली 25 का जिला पंचायत में हम चारों चरण का होगा तब वो जिला पंचायत का फाइनल होगा ना। यहाँ जिला पंचायत में आप देखना, जिला पंचायत में हम मेंबर्स को देते हैं, तो मेंबर्स का जो होता जाएगा वो देते जाएंगे, जो भी उसका डेट फिक्स है। अलग अलग एरिया का अलग अलग मेंबर्स है ना। परिणाम तो उस दिन आ ही जाता है, दूसरे दिन आ ही जाता है जिला पंचायत सारणीकरण के बाद परिणाम आता है ना। हाँ, पार्टी के लोग बैठे हैं, समझ जाएंगे एकदम यहाँ से दूसरे। देखो, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सदस्य के मामले में जो 17 तारीख को होगा उसका 20 हो जाएगा, जो 20 तारीख को उसका 23 हो जाएगा, जो 23 तारीख को है उसका 25 हो जाएगा। तो इस तारीख को उसका घोषणा हो गई। हिसाब से पिछले बार की बता, दूसरे दिन 10:30 तक पूरा परिणाम आता है। जिला पंचायत में लगभग 30, 35, 40 गाँव से ऊपर ही है, लेकिन उनके खुद के भी प्रेसिडेंट बैठते हैं या तो ऑपरेटर बैठते हैं जिला मुख्यालय पूरा म्युनिसिपल स्कूल में हुआ। एक आंकड़े से समझ में तो आ जाता है कि हम यहाँ आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, पता लग जाता है, पता लग जाता है। पता तो बहुत सारी चीजों को पहले लग जाता है, चुनाव से पहले लग जाता है पता। कैंडिडेट विधानसभा का और लोकसभा का उसको ही पता लग जाता है। वो तो अनुमान हो जाएगा। आप जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम जो लिखा है वैसा कराएंगे। पूरा चेहरा का बोला मानसून होता है, उसके आगे जैसे राजनीतिक यहाँ उसमें एक दिन में होगा, ये लगभग एक समय मतदान होता है, गिनती भी लगभग एक समय आधे घंटे में, लेकिन यहाँ तो दिन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। जो भी है अब है तो है, अलग अलग चरण। और इसका तो पंचायतें जो है पॉलिटिकल बेस्ड नहीं है, व्यक्तिवाद, इसलिए वो प्रभावित नहीं करेगा। जो सर एक चीज 93 में कितने नक्सल प्रभावित था और दूसरे संवेदनशील राजनीति 47 जो है पोलिंग बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, संवेदनशील, अति संवेदनशील। इन सब जगहों पे पेट्रोलिंग रहेंगी, ऑलरेडी चालू हो गया है, क्योंकि वो एरिया वैसे भी हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर पे वो सब उधर के पोलिंग बूथ्स हैं। इसमें हम लोगों की ऑलरेडी बात भी हो चुकी है, मीटिंग्स भी हो चुकी है, इंटरस्टेट मीटिंग कभी होने भी वाली है इसी संबंध में कि जो हमारे जॉइंट एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे बॉर्डर पेट्रोल्स बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही जो हमारा एरिया डोमिनेशन ड्रोन से जो होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है, ऑलरेडी इस पे काम चालू हो चुका है। जो अगली चीज है, जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, नक्सल सिंपथाइजर्स हैं, उनकी ऑलरेडी चेकिंग 2 दिन से शुरू हो चुकी है ताकि इलेक्शन के टाइम पे इश्यू ना आए। ये है हमारे जो नक्सल सेंसिटिव एरिया है उनके लिए। अगली चीज, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होगा तो यहाँ की ऑलरेडी डी माइनिंग, बीडीएस चेकिंग, ये सब चालू हो चुकी है। अब जो बाकी सेंसिटिव एरियाज हैं जो नक्सल सेंसिटिव नहीं है, पॉलिटिकली सेंसिटिव बोल लीजिए, या जिनका एक लॉ एंड ऑर्डर का पोटेंशियल हिस्ट्री है, वहां पर ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर्स, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश की चेकिंग कल से शुरू हो गई है और ये लगातार चलेगा। साथ ही जो प्रिवेंटिव एक्शंस है, एमसीबी पॉइंट्स हैं, वो कल से डिप्लॉय हो जाएंगे ताकि वहां पे भी लगातार चेकिंग चलती रहे। खासकर जो हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है बागनदी का और जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर जो पॉइंट्स हैं, वहां पे चेक पॉइंट्स लगाए गए। कितने जवान टोटल मिला के सभी चरणों का अगर हम देखेंगे, क्योंकि 4 चरण में हमारे जिले में चुनाव हो रहा है, तो हर एक चरण में 500 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगेगी, जिसमें ऑब्वियसली जो चरण है रिपीट लगेगा, फोर्स जो लगेगा, लेकिन टोटल मिला के 700 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी इसमें लगेगी। ये 18 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये डाल देंगे आप लोगों को हम लोग, है ना।
ये है। सोशल मीडिया को लेकर क्या देखा है, जैसे जो मॉनिटरिंग सर अखबार पे हो जाती है, न्यूज़ चैनल जैसा लोकसभा और विधानसभा में था उसी पैटर्न पे रहेगा इसमें। वैसे टीम बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह हैं, लोग बना के डाले जाएंगे। जैसा उसमें नियंत्रण था वैसे नियंत्रण इसमें भी रहेगा। वही